नमस्कार छात्रों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल नई दिशाएं सिवान पर। छात्रों, आज मैं आपके लिए इंडियन पॉलिटी से महत्वपूर्ण एमसीक्यू लेकर आया हूं और आज की जो एमसीक्यू है वो पूरी तरह से केंद्र की कार्यपालिका और विधायिका को लेकर है, जहां मैं टोटल आपको 16 क्वेश्चन कराने वाला हूं, लेकिन डिस्कशन के बाद आपको जो नॉलेज होगा वह कुल मिलाकर 50 से ज़्यादा क्वेश्चनों का होने वाला है। अंत में मैं आपके लिए एक जादू की झप्पी दूंगा, जैसे कि हर मेरे वीडियो आप देखते हैं, और उस जादू की झप्पी के तहत मैं जो क्वेश्चंस आपको देने वाला हूं उसमें प्रश्न मेरा रहेगा और जवाब आपका होगा। यानी कि आपको उसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिख कर देना है, जो कि आपको वीडियो के आखिर में वो प्रश्न पूछा जाएगा। तो आने वाले सभी प्रकार के कॉम्पिटिशन्स में आपको जीके जीएस का कितना बड़ा रोल है, इसको देखते हुए आज इसमें जितने भी क्वेश्चन बताए जाएंगे उन सारे क्वेश्चनों को बारीकी से देखेंगे और समझेंगे, तथा साथ ही साथ आपको वीडियो जैसा भी लगे उसके बारे में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएंगे, और अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर भी जरूर करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए आज के हम पहले प्रश्न की ओर बढ़े। पहला प्रश्न क्या पूछा गया है? पहला प्रश्न जो पूछ रहा है उसमें यह दिया गया है कि सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री कौन बना था। जी हाँ, देखिए क्वेश्चन कितना बढ़िया है। क्वेश्चन है कि सबसे पहले यानी कि सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री कौन बना। ऑप्शन दे रहा है ए में राजीव गांधी, बी ऑप्शन है चाचा नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन है मोरारजी देसाई और डी ऑप्शन है अटल बिहारी वाजपेयी। तो सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने का जो रिकॉर्ड है वह मोरारजी देसाई के नाम है, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। मोरारजी देसाई जब देश के प्रधानमंत्री बने उस समय उनका उम्र 81 साल था, यानी 81 ईयर में बने थे। अगर हम बाकी ऑप्शनों की बात करें जैसे कि राजीव गांधी, तो मैं बताना चाहता हूं कि सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड राजीव गांधी के नाम है, जो मात्र 40 साल की अवस्था में बन गए थे। चाचा नेहरू की बात अगर करें तो ये सबसे ज्यादा दिनों तक प्रधानमंत्री रहे हैं, यानी सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का है। 16 वर्ष 9 महीना 13 दिन के आसपास ये शासन किए। और अटल बिहारी वाजपेयी की अगर हम बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री बने थे तो इन सारे नामों में सबसे कम समय तक वो प्रधानमंत्री के पद पर रहे हैं। 16 दिन में उनकी सरकार गिर गई थी। और अगर हम बात करें गुलजारी लाल नंदा जो कि कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे, उनका जो कार्यकाल था वो मात्र 13 दिन का रहा था। तो अटल बिहारी वाजपेयी जो है ये आपको सबसे कम समय के लिए प्रधानमंत्री बन पाए थे, जो ऑप्शन है उसके हिसाब से। बाकी गुलजारी लाल नंदा की बात करें तो कार्यवाहक प्रधानमंत्रियों में सबसे कम उम्र कार्यकाल उन्हीं का रहा है, मात्र 13 दिन। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखें। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला जो क्वेश्चंस दे रहा है उसमें यह पूछा गया है कि देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे। जी हां, बढ़िया क्वेश्चन है ये। देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लोकसभा का जो पहला चुनाव हुआ था 1951-52 में हुआ था, और उसके बाद पहली सरकार 1952 में गठित हुई थी, यानी कि लोकसभा का गठन 1952 में पहली बार किया गया। तो तब से लेकर अगर मैं बात करूं तो 1975 के समय तक देश में पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी के ही प्रधानमंत्री सबके सब बने। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ जब 1977 में केंद्र में कांग्रेस पार्टी के लोग प्रधानमंत्री नहीं दे पाए और उनकी पार्टी की हार हुई, और देश के पहले गैर कांग्रेसी पीएम बनने का मौका भी मिला मोरारजी देसाई को। तो देखिए इस क्वेश्चन का भी आंसर मोरारजी देसाई ही होंगे। ये देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे जो कि गुजरात से संबंधित है। तो ये देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं। साथ ही साथ इनके बारे में आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित हो चुके हैं। भारत रत्न भी इनको मिल चुका है, और पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो पुरस्कार है निशान-ए-पाकिस्तान, ये भी मोरारजी देसाई को मिल चुका है। अब बाकी अगर हम बात करें एच.डी. देवे गौड़ा की, तो ये भाई ये भी प्रधानमंत्री रह चुके हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की बात करें तो ये
पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं गैर कांग्रेसी जो अपना कार्यकाल पूरा कर पाए थे। यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी देश के पहले ऐसे गैर कांग्रेसी पीएम हैं जो अपना कार्यकाल पूरा किए थे। इसका मतलब कि मोरारजी देसाई पहले गैर कांग्रेसी तो थे लेकिन अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए थे। और नरेंद्र मोदी की अगर बात करें तो ये देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं जो पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाए हैं। तो ये सारी बात आपको ध्यान रखना है। पूर्ण बहुमत से प्रथम गैर कांग्रेसी पीएम कौन बना है? नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रहा है कि इनमें से कौन प्रधानमंत्री बनने से पहले किसी पद पे नहीं थे। यानी वो प्रधानमंत्री जब बने तो उसके पहले वो किसी भी पोस्ट पर नहीं थे। ऑप्शन देखिए क्या दे रहा है। ए ऑप्शन दे रहा है HD देवेगौड़ा, बी ऑप्शन है नरसिंहा राव, सी ऑप्शन है मोरारजी देसाई और डी ऑप्शन है नरेंद्र मोदी। तो प्रधानमंत्री बनने से पहले किसी पद पे नहीं थे कौन? नरसिंहा राव। जी हाँ, इसका सही आंसर कौन सा होगा? नरसिंहा राव। ये जब प्रधानमंत्री बने थे तो उसके पहले ना तो ये विधायक थे, न ही राज्यसभा के सांसद थे, न लोकसभा के सांसद थे, न MLC थे, कुछ नहीं थे। कांग्रेस पार्टी के एक सामान्य कार्यकर्ता थे और वो सीधे प्रधानमंत्री बने। हालांकि आप जैसे जानते हैं कि प्रधानमंत्री बनने के बाद या किसी भी प्रकार का मंत्री बनने के बाद 6 महीने के अंदर किसी न किसी सदन का मेंबर बनना पड़ता है, लेकिन बनने से पहले किसी तरह के पद पे नहीं थे। HD देवेगौड़ा की बात करें तो ये कर्नाटका विधानसभा के विधायक रह चुके थे पहले पोस्ट पर। मोरारजी देसाई तो गुजरात के CM तक रह चुके थे और नरेंद्र मोदी ये भी CM से, गुजरात के CM से सीधे PM पद पर आए हैं। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखिए। चौथा क्वेश्चन दे रहा है कि राष्ट्रपति अपना अध्यादेश कब जारी करता है। यानी कि राष्ट्रपति का अध्यादेश कब जारी होता है। ध्यान रखिएगा, अध्यादेश क्या है भाई? तो ये स्पेशल पावर है राष्ट्रपति का, यानी देश के प्रेसिडेंट का ये अपना एक स्पेशल पावर है जो कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 123 यानी 123 में लिखा गया है। अब ये स्पेशल पावर उनका क्या है भाई? ये कब जारी करेगा स्पेशल पावर? तो राष्ट्रपति का अध्यादेश का मतलब ये आप समझेंगे कि राष्ट्रपति का एक प्रकार का ये कानून है, एक प्रकार का ये कानून हो गया जो राष्ट्रपति जारी करता है। तो भाई ये ऐसा कानून यानी ऐसा अध्यादेश वो कब जारी करेगा? तो ऑप्शन ए में देखिए क्या दे रहा है। ऑप्शन ए दे रहा है कि जब संसद की बैठक चल रही हो। बी ऑप्शन दे रहा है कि जब संसद की बैठक चल रही हो और कानून बनाना जरूरी हो। सी ऑप्शन दे रहा है कि जब संसद की बैठक न चल रही हो और कानून बनाना जरूरी ना हो, कानून बनाना और कानून भी बनाना जरूरी ना हो। जी हाँ। और डी ऑप्शन दे रहा है कि जब संसद की बैठक न चल रही हो और कानून बनाना जरूरी हो। थोड़ा सा क्लिष्ट क्वेश्चंस आपको दिख रहा है। ऑप्शन जो थोड़ा सा है वो कुछ ऐसा दे रहा है जिसमें आपको ध्यानपूर्वक देखकर तब जवाब देना पड़ेगा। जैसे देखिए पहला दे रहा है कि जब संसद की बैठक चल रही हो, और बी ऑप्शन दे रहा है कि जब संसद की बैठक चल रही हो और कानून बनाना जरूरी हो। सी ऑप्शन दे रहा है कि जब संसद की बैठक न चल रही हो और कानून भी बनाना जरूरी न हो। और डी ऑप्शन दे रहा है कि जब संसद की बैठक न चल रही हो और कानून बनाना जरूरी हो। तो इसका सही आंसर होगा जब संसद की बैठक न चल रही हो और कानून बनाना जरूरी हो। ये इसका सही आंसर होगा। भाई क्या है सुनिए। अब ए ऑप्शन दे रहा है कि जब संसद की बैठक चल रही हो। जब संसद की बैठक चलेगी ना तो राष्ट्रपति का काम अध्यादेश जारी करने का नहीं रहेगा, क्योंकि जब संसद की बैठक चलेगी तो कानून बनाने की जिम्मेवारी संसद की होती है, यानी लोकसभा और राज्यसभा की होती है। राष्ट्रपति की जिम्मेवारी सिर्फ इतना होता है कि उस बने हुए कानून पर वो अपना साइन करे, ठीक है ना। तो राष्ट्रपति जब संसद की बैठक चलेगी तो अध्यादेश जारी नहीं करेगा, क्योंकि अध्यादेश उनका क्या है? एक प्रकार का स्पेशल कानून है, इमरजेंसी में जारी किया गया कानून है भाई। तो इमरजेंसी का उनका कानून है, तो जब संसद की बैठक चल ही रही है तो संसद को ही तो कानून बनाने का अधिकार मिला है, तो फिर इनको अध्यादेश जारी करने का क्या मतलब है। बी ऑप्शन है कि जब संसद की बैठक चल रही हो, फिर देखिए चल रही हो और कानून बनाना जरूरी हो। भाई कानून बनाना जरूरी ही है और जब संसद की बैठक चल ही रही है तो फिर संसद ही बना देगा, तो राष्ट्रपति के अध्यादेश का क्या मतलब है। सी ऑप्शन दे रहा है कि जब संसद की बैठक न चल रही हो। जी हाँ, जब नहीं चल रही होगी तो अध्यादेश जारी करेंगे। लेकिन यहां पर आगे लिख दे रहे कि और कानून भी बनाना जरूरी ना हो। भाई जब कानून बनाना जरूरी ही नहीं है तो फिर अध्यादेश जारी करने का क्या मतलब है? तो ये नहीं होगा। यहां जब संसद की बैठक चालू ना हो और कानून बनाना जरूरी हो, ये आपका सही आंसर है। मतलब भाई कानून एकदम जरूरी है, संसद की बैठक नहीं चल रही है, वही कानून बनाता है लेकिन उसकी बैठक ही नहीं हो रही है, तो राष्ट्रपति अब क्या करेगा? भाई जरूरी है कानून बनाना, तो अध्यादेश जारी कर देगा। तो इसका सही आंसर बन जाएगा डी नंबर ऑप्शन। अब आइए अगला क्वेश्चन देखें।
जो पांचवा क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि राष्ट्रपति के अध्यादेश का प्रभाव कितने दिनों तक रहता है, यानी राष्ट्रपति जो अपना स्पेशल पावर के तहत जो कानून बनाता है उसका प्रभाव इफेक्ट कितने दिनों तक रहता है। ऑप्शन ए में देखिए लिखा है 6 महीना, बी ऑप्शन है 1 महीना, सी ऑप्शन है 6 सप्ताह और डी है अनिश्चित। इसका सही आंसर होगा ए 6 महीना। राष्ट्रपति का अध्यादेश जब जारी होता है तो उसका प्रभाव 6 महीना तक रहता है। लेकिन ध्यान रखिएगा जो इसमें नियम हो, नियम ये है कि राष्ट्रपति अध्यादेश तो जारी कर देगा, क्योंकि जब संसद की बैठक नहीं चल रही है और कानून बनाना जरूरी है उस वक्त अपना ये अध्यादेश स्पेशल पावर जारी कर देंगे आर्टिकल 123 के तहत। लेकिन नियम लिखा है कि अब जारी करने की तिथि के 1 महीने के अंदर संसद की बैठक बुलानी पड़ेगी और उससे परमिशन लेना पड़ेगा, यानी राष्ट्रपति के अध्यादेश का परमिशन लेना पड़ेगा कि अध्यादेश जो इन्होंने जारी किया है वो सही है या गलत है। तो अध्यादेश जारी होने के 1 महीने के अंदर संसद की बैठक बुलानी पड़ती है और उस अध्यादेश पर अनुमति लेना पड़ता है कि भाई अध्यादेश सही है या गलत है। अगर संसद उस अध्यादेश को पारित करे, हाँ उसने ये कह दे कि ठीक है, तो उसका प्रभाव रहेगा 6 महीना, तो वो अध्यादेश रह जाएगा 6 महीना। लेकिन संसद यदि उसे रिजेक्ट कर दे कि नहीं यह अध्यादेश ठीक नहीं है, तो फिर 6 सप्ताह में ही मामला क्या होता है, समाप्त हो जाता है। अध्यादेश 6 सप्ताह में ही समाप्त हो जाएगा यदि संसद अनुमति न दे तो। ठीक है ना। तो ये सारी बातों को आपको ध्यान रखना है। यह भी ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति के अध्यादेश का उतना ही पावर होता है जितना संसद द्वारा बनाए गए कानून का होता है। अध्यादेश से सिर्फ एक ही कार्य नहीं हो सकता है, संविधान में संशोधन। ठीक है ना। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। छठा क्वेश्चन दे रहा है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की सूचना कम से कम कितना दिन मतलब पहले देना होता है, कितना दिन पहले देना पड़ता है। ये अच्छा क्वेश्चन है। मतलब राष्ट्रपति पर अगर महाभियोग आने वाला है तो इसकी सूचना हम राष्ट्रपति को कम से कम कितना दिन पहले दें। तो ए ऑप्शन है कि 6 महीना पहले उनको देना चाहिए, बी ऑप्शन है 14 दिन पहले, सी ऑप्शन दे रहा है कि उसी दिन दे दीजिए और डी कह रहा है कि सूचना देना जरूरी ही नहीं है। तो आपका सही आंसर होगा 14 दिन। याद रखिएगा राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है ये आर्टिकल 61 में लिखा गया है। राष्ट्रपति को हम समय से पहले भी उनको पद से हटा सकते हैं और इसके लिए राष्ट्रपति पर एक आरोप पत्र तैयार किया जाता है जिस पर लिखा रहता है कि राष्ट्रपति ने संविधान के नियमों का उल्लंघन किया है। ऐसा जो प्रस्ताव है, ऐसा जो आरोप पत्र है वो लोकसभा या राज्यसभा किसी के द्वारा तैयार पहले किया जा सकता है। लेकिन जो भी सदन उस प्रस्ताव को तैयार करेगा, यानी जो आरोप पत्र तैयार करेगा उस पर सदन की 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए और हस्ताक्षर अगर हो गया तो आरोप पत्र अब तैयार हो गया। उसके बाद तुरंत 14 दिन पहले कम से कम आप किस राष्ट्रपति को सूचना दे दीजिए ताकि राष्ट्रपति अपनी तैयारी कर सके कि भाई उनको हटाना है, तो अपनी जवाबदेही तय करें कि उन्होंने कुछ गलती की है या नहीं किया है। ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा ये 14 दिन। अब ये पूछता है कि भाई महाभियोग का प्रोसेस कहां से लिया गया है, तो ध्यान रखिएगा अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि संघ की विधायिका में कौन शामिल नहीं है। ध्यान रखिएगा विधायिका का मतलब होता है कानून बनाने वाले लोग। चूंकि सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका वो लोग होते हैं जो कार्यों को कराते हैं, विधायिका वो है जो कानून बनाते हैं और न्यायपालिका वो है जो बने हुए कानून की रक्षा करते हैं। तो यहाँ पर विधायिका यानी कानून बनाने वाले में कौन शामिल नहीं है, केंद्र में जो लोग कानून बनाते हैं उनमें कौन शामिल नहीं है, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन देखिए, ए दे रहा है लोकसभा, बी ऑप्शन दे रहा है राज्यसभा, सी ऑप्शन दे रहा है राष्ट्रपति और डी ऑप्शन दे रहा है सभी। तो भाई कौन शामिल नहीं है, थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, कौन शामिल नहीं है। तो भाई लोकसभा तो शामिल है, लोकसभा शामिल है, राज्यसभा भी शामिल है, राष्ट्रपति भी शामिल है और यहां डी ऑप्शन है कि सभी। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये क्वेश्चंस में कुछ गड़बड़ी है। यहां पर नहीं जो है ना, ये जो दिख रहा है ये नहीं होना चाहिए था। यहां पर अगर इसको आप काट देते हो, मतलब केवल आप लिखते हो कि संघ की विधायिका में कौन शामिल है, कौन शामिल है, तो लोकसभा भी शामिल होता है, राज्यसभा भी शामिल होता है, राष्ट्रपति भी शामिल होता है। इसका मतलब कि ए बी सी तीनों शामिल हो रहे हैं, तो सभी जो है इसका सही आंसर बनेगा। तो ये तभी आंसर बन जाता डी।
ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चंस में नहीं केवल आप हटा दीजिएगा, तो नहीं अगर हटा देंगे यानी कि संघ की विधायिका में कौन शामिल है कर देंगे तो आपका इसमें का सब हो जाएगा। यानी संघ की विधायिका में लोकसभा भी होता है, राज्यसभा भी होता है और राष्ट्रपति भी होता है। लोकसभा का काम कानून बनाना होता है, राज्यसभा का काम भी कानून बनाना होता है, राष्ट्रपति का काम होता है कानून पे साइन करना। तो तीनों लोग कानून बनाने वाले में आ गए, तो तीनों लोग हो गए, तो इसका मतलब कि सभी आंसर बनेगा। लेकिन यहाँ जो नहीं कर दिया है ना, ये गलत है। जैसे अगर ये नहीं वाला ऑप्शन कब सही हो जाता, जब ऐसे रहता कि कौन शामिल नहीं है, लोकसभा, राज्यसभा, सी ऑप्शन राष्ट्रपति और एक देता राज्यपाल, तब आप कहते कि भाई राज्यपाल जो है ये संघ की विधायिका में नहीं है ना। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना पड़ेगा और उसके हिसाब से आंसर मैंने तय कर दिया है। अब आगे देखिए, 8वां क्वेश्चन करें कि मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है। जी, मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है। देखिए, मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता जो है ना, ये और पूछा गया है तो ए ऑप्शन है राष्ट्रपति, बी ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, सी ऑप्शन है प्रधानमंत्री और डी ऑप्शन है गृह मंत्री। इसका सही आंसर होगा प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है और फिर मंत्रिमंडल की बैठकों के बाद जो भी निर्णय लिया जाता है उस निर्णय से राष्ट्रपति को अवगत जाकर प्रधानमंत्री ही कराता है। और यह भी ध्यान रखिएगा कि मंत्रिमंडल की बैठकों में केवल कैबिनेट मंत्री ही शामिल होते हैं, राज्य मंत्री या स्वतंत्र प्रभार के मंत्री शामिल नहीं होते हैं। यानी मंत्रिमंडल केवल कैबिनेट मंत्रियों से ही बना होता है और मंत्रिमंडल की जब भी बैठक होगी तो इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेगा और इसकी सूचना जाकर राष्ट्रपति को भी प्रधानमंत्री ही देगा। ये सारे क्वेश्चंस आपको ध्यान रखना है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अविश्वास प्रस्ताव क्या है। सुनिए क्या है भाई। ए दे रहा है कि विपक्ष द्वारा किसी भी मंत्री के खिलाफ लाया गया प्रस्ताव। बी ऑप्शन दे रहा है कि बजट पेश करने का एक तरीका है अविश्वास प्रस्ताव। सी दे रहा है कि सत्ता पक्ष द्वारा अपने लिए लाया गया प्रस्ताव और डी है इनमें से कोई नहीं। तो भाई ये सही इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन, विपक्ष द्वारा किसी भी मंत्री के खिलाफ लाया गया, यहां पर क्या होगा भाई प्रस्ताव हो जाएगा। यानी जब भी अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है विपक्षी पार्टियों के द्वारा ही लाया जाता है, सरकार को कमजोर करने के लिए या सत्ता से उनको हटाने के लिए। ठीक है ना। तो अविश्वास प्रस्ताव जब लाया जाएगा तो केवल लोकसभा में लाया जाता है और मत विभाजन में लोकसभा के सांसद ही भाग भी लेते हैं। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम उस सदन के 50 सदस्यों का अनुमोदन जरूरी है। 50 सांसदों का उस पर अनुमोदन जरूरी है। उसके बाद उससे अगर 2/3 बहुमत से पारित कर दिया गया तो जिस मंत्री के खिलाफ लाया गया है उस मंत्री को अपने पद से रिजाइन देना पड़ता है। और अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा अगर कोई भी मंत्री हटेगा तो सारे के सारे मंत्री हटेंगे, यहां तक कि प्रधानमंत्री को भी अपने पद से रिजाइन देना पड़ेगा। ठीक है ना। हालांकि जेन्युइन अगर कोई मंत्री बिना अविश्वास प्रस्ताव के अपने मन से इस्तीफा दे दें या उससे इस्तीफा की हुई मांग लें तो खुद अपना पद गंवाता है, बाकियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा चाहे प्रधानमंत्री को हटाया जाए चाहे किसी भी मंत्री को हटाया जाए, पूरे मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है, ध्यान रखिएगा। बजट पेश करने के तरीका से इसका कोई मतलब नहीं। सत्ता पक्ष द्वारा यानी कि जो सरकार में होती है उसके द्वारा लाया गया प्रस्ताव, तो सत्ता पक्ष अब जो प्रस्ताव लाती है उसको कहते हैं विश्वास प्रस्ताव। तो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। सत्ता पक्ष लेकर आती है विश्वास, ये दिखाने की कोशिश कि देखो मेरे पास मेजोरिटी है, मतलब मेरे पास समर्थन है, जितना चाहिए सरकार चलाने के लिए उतना मेरे पास है। तो सत्ता पक्ष लाते हैं विश्वास प्रस्ताव, ये अपना एक तरह से पावर दिखाने के लिए कि आज भी मेरे पास उतने लोगों की टीम है जो कि सरकार चलाने के लिए पर्याप्त है, ताकि जो है विपक्ष एक तरह से हमारी ताकत को देख सके। लेकिन विपक्ष अगर सरकार के खिलाफ लाती है तो वो अविश्वास प्रस्ताव होता है जिसमें सरकार को कमजोर करने का इरादा होता है। अविश्वास प्रस्ताव कई सारे प्रधानमंत्रियों के खिलाफ लाया गया है, कुछ ने अविश्वास प्रस्ताव बचाया भी है और कुछ ने अपना विश्वास प्रस्ताव खो भी दिया है। जैसे कि एक फेमस नाम सबसे पहले जो आता है वो आता है विश्वनाथ प्रताप सिंह का, है ना। तो ये सारा बात आपको ध्यान रखना है। अटल बिहारी वाजपेयी एक वोट से अपना अविश्वास प्रस्ताव जो है वो पास नहीं करा पाए थे, वो हार गए थे, है ना, 1998 में। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखें। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन इसमें जो दिया गया है उसमें दे रहा है कि कैग की नियुक्ति कौन करता है। जी हाँ, बढ़िया क्वेश्चन है ये। कैग की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन ए में देखिए दे रहा है प्रधानमंत्री, बी उपराष्ट्रपति, सी सुप्रीम कोर्ट और डी दे रहा है राष्ट्रपति। इसका सही आंसर होगा डी राष्ट्रपति।
कैग, जिसको हम बोलते हैं कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ये कैग कहलाते हैं। कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ये भारत का लेखा परीक्षण करने का कार्य करते हैं। भारत सरकार के लिए लेखा परीक्षण करने का कार्य कौन करता है? कैग करता है। और इस समय पूछा जाए कि भारत के वर्तमान में कैग कौन है भाई, तो गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। कैग की नियुक्ति भारतीय संविधान के आर्टिकल 148 के तहत की जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, भारत का ये लेखा, भारत सरकार का जो लेखा जोखा होता है उसका रिकॉर्ड ये लिखने का कार्य करते हैं। यानी राज्यों को भारत सरकार कितनी राशि दे रही है, कहाँ पे कितनी राशि खर्च हो रही है, इस तमाम तरह के रिकॉर्ड को लिखने का काम कैग करता है। इसीलिए सरकार का एक तरह से ये किरानी बनकर कार्य करते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि सरकार का ये एक किरानी है या बड़ा बाबू, हम ऐसा कह सकते हैं ना कैग के बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन को देखें। अगला जो है 11 नंबर क्वेश्चन की उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। जी हाँ, बिल्कुल होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ऑप्शन ए दे रहे हैं आर्टिकल 63 के तहत, ऑप्शन बी दे रहे हैं कि आर्टिकल 64 के तहत, सी दे रहे हैं आर्टिकल 65 के तहत और डी ऑप्शन है आर्टिकल 66 के तहत। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, आर्टिकल 64 के तहत। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इसका मतलब कि राज्यसभा की जो बैठकें होती हैं उन बैठकों का संचालन उपराष्ट्रपति ही करता है, जहां पर उसे सभापति कहा जाता है। ठीक है, तो जो भी उपराष्ट्रपति बनेगा, उपराष्ट्रपति बनने के साथ ही वह सभापति के पद को भी धारण कर लेता है। इसीलिए मैंने लिखा है कि यहाँ पर पदेन सभापति, पदेन सभापति का मतलब हो गया कि उपराष्ट्रपति का पद ही पदेन सभापति का पद होता है। इसमें किसी को बारे में सोचना नहीं पड़ता है कि इसको बनाया जाए, जो भी उपराष्ट्रपति बनेगा वो अपने आप ही राज्यसभा का सभापति भी बन जाएगा। ठीक है ना, तो इस बात की जिक्र किसमें है? आर्टिकल 64 में है। अब रही बात की आर्टिकल 63 में क्या है भाई, तो आर्टिकल 63 में लिखा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। तो भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा आर्टिकल 63 के तहत। आर्टिकल 65 में क्या है, तो आर्टिकल 65 में ये लिखा गया है कि यदि राष्ट्रपति का पद अचानक रिक्त हो जाए तो रिक्त होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति बना दिया जाएगा। यानी कि राष्ट्रपति अपने पद पर न रहे तो उनका तुरंत कार्यभार कौन संभाल लेता है? उपराष्ट्रपति संभाल लेता है और वो राष्ट्रपति बनकर काम करना शुरू कर देता है। जबकि आर्टिकल 66 में लिखा गया है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का जिक्र 66 में है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि कैग का कार्यकाल होता है, यानी कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसको हम महालेखा नियंत्रक परीक्षक कहते हैं, इनका कार्यकाल होता है। ए ऑप्शन दे रहा है 5 वर्ष, बी ऑप्शन है 6 वर्ष, सी ऑप्शन है 65 वर्ष और डी ऑप्शन है 6 वर्ष या 65 वर्ष में जो पहले पूरा हो जाए। जी हाँ, आपका सही आंसर होगा डी, 6 वर्ष या 65 वर्ष में जो पहले पूरा हो जाए। भाई ये क्या है भाई, तो ध्यान रखिएगा। जैसे मानिए कि कोई कैग जो है ये 60 साल की एज में बना, ध्यान से सुनिएगा, कोई केक जो बनता है वो कितने साल के जो बनता है? 60 साल के जो बनता है। तो 60 साल की एज में अगर कोई कैग बना तो थोड़ा सा ध्यान रखिए कि वह अगर 6 वर्ष कार्य करने के सोचे कि भाई 6 वर्ष भी हमारा एज है, कार्यकाल हम कर सकते हैं, तो 6 वर्ष अगर सोचेगा तो 60 प्लस 6 66 हो जाएगा। जबकि यहाँ पर लिखा गया है कि 65 वर्ष में ही रिटायर होना पड़ेगा, क्योंकि आपका एज पहले ये पूरा हो गया। 65 वर्ष जो पहले पूरा हो जाए, तो पहले तो 65 ही पूरा हो गया ना। 60 में अगर आप बनोगे और 6 साल सोचोगे तो 66 ना चले जाओगे, तो 66 तक रहना ही नहीं, कहेंगे 65 ही वर्ष आपका पहले पूरा हो गया तब हट जाइए। अब मान के चलिए कि कोई जो है 58 साल में बना, 58 साल के एज में कोई कैग बना, तो 58 साल से 6 साल जब लेकर चलेंगे तो 58 और 6 64 होता है। यानी कि 6 वर्ष वो पूरा कार्यकाल अपना पूरा कर लेगा, 6 साल अपना कार्यकाल पूरा कर लेगा, क्योंकि 65 साल उसका एज है। अभी 1 साल बाद जाकर पूरा होगा, तो पहले कौन पूरा हो गया? 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ये कंडीशंस जो है कैग को लेकर है। अब आइए अगले क्वेश्चन को देखें। अगला क्वेश्चन 13 नंबर दे रहा है कि केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा से कितने सांसद चुने जाते हैं? केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी से जो लोअर हाउस के जो मेंबर हैं वो कितने चुने जाते हैं? ए ऑप्शन दे रहा है 19, बी ऑप्शन है 524, सी ऑप्शन है 8 और डी ऑप्शन है 225। ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर होगा ए 19 यानी 19।
यूनियन टेरिटरी के लिए लोअर हाउस से कुल एमपी 19 रखे गए हैं। 19 सांसद यहाँ से चुने जाते हैं, जिसमें सबसे अधिक 7 सांसद दिल्ली से आते हैं, 5 जो सांसद हैं वो जम्मू एंड कश्मीर से आते हैं और 2 सांसद दमन दीव और दादरा और नगर हवेली से आते हैं। यानी कि आपका 7, 5, 12 और 2 14 हो गया। अब बचे आपके जो है 5 केंद्र शासित प्रदेश और 5 आपकी सीटें भी बची, तो सबके पास अब एक एक बचेगा। जैसे कि लक्षद्वीप के पास भी एक, उसके साथ साथ पुदुचेरी के पास भी एक, अंडमान एंड निकोबार के पास भी एक और चंडीगढ़ के पास भी आपको एक ही जाएगा। तो मतलब ऐसे बंटवारा किया गया है। बाकी 524 की अगर बात करें तो लोकसभा की जो सीटें हैं वो 524 राज्यों के लिए है, यानी राज्यों से कुल 524 सीटें आती हैं। जो C8 दे रहा है ये ध्यान रखिएगा, ये राज्यसभा के सांसद हैं केंद्र शासित प्रदेशों से। राज्यसभा के केंद्र शासित प्रदेश से 8 सांसद आते हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर से 4, दिल्ली से 3, जम्मू कश्मीर से 3 और दिल्ली से 4, तो कुल मिलाकर 7 तो ये हो गया और एक आपका पुदुचेरी हो गया। बाकी उसके बाद है 225 जो है ना, ये राज्यसभा के सांसद जो है राज्यों से 225 चुने जाते हैं। ये आपको सारा क्वेश्चन ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 79 में किसका जिक्र है, 79 में किसका जिक्र है? ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी राष्ट्रपति, डी संसद। अनुच्छेद 79 में संसद का जिक्र किया गया है। संसद का जिक्र किया गया है और संसद का मतलब हो गया लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलाकर भारतीय संसद का गठन होता है, जिसका जिक्र 79 में है। अब अगर हम अलग अलग बात करें तो लोकसभा का जिक्र 81 में है, राज्यसभा का जिक्र 80 में है, राष्ट्रपति का जिक्र 52 में है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि भारत के जो महान्यायवादी हैं, भारत के महान्यायवादी वो कौन है इस समय? ए ऑप्शन है गिरीश चंद्र मुर्मू, बी ऑप्शन है के वेणुगोपाल और सी ऑप्शन है शक्तिकांत दास और डी है रमन्ना, एनवी रमन्ना, नूतलपट्टी वेंकट रमन्ना। रमन्ना जो है ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है। शक्तिकांत जो दास है वो आरबीआई के गवर्नर हैं। के वेणुगोपाल ये आपको महान्यायवादी है, अटॉर्नी जनरल इस समय यही है, जबकि गिरीश चंद्र जो मुर्मू है ये आपको भारत के कैग बने हुए हैं, जो कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद वहां के पहले राज्यपाल बनाए गए थे। तो ये सारा क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन रहे कि लोकसभा सीट सबसे अधिक किस राज्य में है? किस राज्य में लोकसभा की सीट सबसे अधिक है? ए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन है बिहार, सी ऑप्शन है महाराष्ट्र और डी ऑप्शन है वेस्ट बंगाल। इसका सही आंसर होगा ए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीट है, बिहार से 40 सीट है, महाराष्ट्र से 48 सीट है, वेस्ट बंगाल से आपको लोकसभा की 42 सीटें हैं। तो ये रहे आज आपके महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चंस। अब आइए उस क्वेश्चंस की बारी है जिस क्वेश्चन को हम कहते हैं जादू की झप्पी, और आइए अब इसका देखते हैं कि जादू की झप्पी के तहत आज आपसे प्रश्न कौन सा पूछा गया है, जिसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 कब से है? यानी भारत में जो केंद्र शासित प्रदेश है वो 8 है, वो संख्या कब से है? ए ऑप्शन है 2 जून 2014 से, बी ऑप्शन है 31 अक्टूबर 2019 से, सी ऑप्शन है 26 जनवरी 2019 से और डी ऑप्शन है 26 जनवरी 2020 से। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर देना है। चलिए तो ध्यान रखेंगे, अपनों का ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।